हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एलिमिनेशन रिएक्शन अभी बता रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम E1 रिएक्शन बताए थे, एलिमिनेशन के टाइप भी बताए थे, E1 रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस किए थे। आज हम E2 रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हेडिंग है E2 रिएक्शन क्या होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन के बीटा एलिमिनेशन के होने का ये एक तरीका है। तो पहले हम यहाँ पर हेडलाइन कर लेते हैं E2 मैकेनिज्म। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा E2 मैकेनिज्म। अगर आपको E1 याद होगा, E1 अगर याद होगा तो उसी के आधार पर हम लोग E2 को भी पढ़ेंगे। उसमें याद कीजिए कि उसमें हुआ क्या था। देखिए, उसमें हुआ ये था कि पहले कार्बोकेटायन बना था, मतलब कि लिविंग ग्रुप हटा था और कार्बोकेटायन बना था स्टेप 1 में। और स्टेप 2 में मतलब दूसरे भाग में फिर क्या हुआ था कि बेस आया था और बीटा हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया था। तो ये दो चीज हुए थे, ठीक है। और तब 2 स्टेप में जाकर के एक रिएक्शन इस तरह से परफॉर्म हुआ था। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि दोनों ही काम साइमल्टेनियसली एक ही साथ होगा। मतलब कि लिविंग ग्रुप का हटना और बेस का बीटा पर से ले जाना, ये दोनों काम एक ही समय होगा। और जब ये दोनों काम होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड भी उसी समय बन रहा होगा, ठीक है। तो पहले हम इस रिएक्शन को लिखते हैं कि इन दिस रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, इन दिस रिएक्शन रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप एंड बीटा हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप एंड बीटा हाइड्रोजन अकर्स साइमल्टेनियसली। E2 रिएक्शन में क्या होता है कि लिविंग ग्रुप का हटना और बीटा हाइड्रोजन का हटना। आप जानते हैं बीटा हाइड्रोजन को कौन हटाता है, बेस हटाता है। तो ये दोनों काम साइमल्टेनियसली क्या होता है, एक ही समय होता है, एक साथ हो रहा होता है। तो अगर हम इस रिएक्शन को यहाँ पर परफॉर्म कराएं, जैसे ये कार्बन है, यहाँ पर हम लिविंग ग्रुप कोई ले लेते हैं, जैसे ब्रोमीन ले लेते हैं मान लीजिए, ठीक है। ऐसे L लेकर के जनरलाइज्ड बता सकते थे। और बीटा कार्बन पर मान लेते हैं कि क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। और हम इसे अल्फा बीटा मेंशन कर देते हैं। ये क्या है, अल्फा, और ये क्या है, बीटा। तो अल्फा पर से लिविंग ग्रुप का हटना होगा और बीटा पर से हाइड्रोजन का हटना होगा, ठीक है। तो दोनों काम एक ही समय। और यहीं पर बेस भी एक्टिव है, यानी कि बेस जो है तैयार है रिएक्शन करने के लिए। अब क्या क्या काम एक साथ में हो रहा है वो देखा जाए। हो रहा है कि यहाँ से लिविंग ग्रुप, ये क्या है, लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप अल्फा कार्बन पर से निकल रहा है, लेकिन निकला नहीं है, निकल रहा है। यहाँ से ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो रहा है और बेस यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में लग चुका है, ठीक है। तो ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटते जाएगा, लेकिन टूटा नहीं है अभी। यहाँ पर पाई बॉन्ड बनते जाएगा, लेकिन बना नहीं है अभी। और यहाँ से लिविंग ग्रुप हटते रहेगा, ठीक है। मतलब इतना सारा काम एक ही साथ अगर होने लगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ बॉन्ड तो फिक्स रहेंगे इस तरह से, और कौन कौन सा बॉन्ड प्रोग्रेस में रहेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना हो रहा होगा, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा होगा। और किसके साथ, तो बेस के साथ। और बेस कौन है, OH-, ठीक है। फिर इधर से लिविंग ग्रुप कौन है, ब्रोमीन। ब्रोमीन यहाँ से हट रहा होगा। दैट ब्रोमीन इज अबाउट टू लीव, ठीक है। और ये बॉन्ड तो फिक्स रहेगा। और इस दोनों अल्फा बीटा कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी,
ठीक है। तो देखिए लिविंग ग्रुप यहां से हट रहा है, एग्जैक्टली नहीं हटा है। हाइड्रोजन बीटा पर से हट रहा है, एग्जैक्टली हटा नहीं है। और दोनों कार्बन एटम यानी अल्फा बीटा कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, ये कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। तो जब कोई चीज प्रोग्रेस में हो, वो पूरा ना हो, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाए थे, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इसे ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। लेकिन क्या ये ऐसा ही रह जाएगा? नहीं, एक समय आएगा कि लिविंग ग्रुप हट चुका होगा, हाइड्रोजन यहां से निकल चुका होगा और कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म हो चुका होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट अगर हम लिखें तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट अल्कीन बनेगा, C डबल बॉन्ड C। यहां से Br माइनस निकल चुका होगा और H2O बन चुका होगा। ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो आप E1 कीजिए चाहे E2 कीजिए, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? सेम होता है, बस उसका होने का तरीका अलग हो जाता है। अब आपने देखा कि जब E1 रिएक्शन हो रहा था तो E1 रिएक्शन में किसी भी तरह का कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना था। हालांकि उसमें भी ट्रांजिशन स्टेट आप बना सकते हैं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज बना था कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज मोर इंपॉर्टेंट दैन ट्रांजिशन स्टेट। कार्बोकेटायन जो होता है वो ट्रांजिशन स्टेट की तुलना में क्या होता है? ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर वो बन रहा है तो हम लोग ट्रांजिशन स्टेट को छोड़ देते हैं और इंटरमीडिएट पर बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, यहाँ पर बस ये क्या बन रहा है? ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। तो अब जो भी बात करना होगा इस रिएक्शन से रिलेटेड, वो हम अब ट्रांजिशन स्टेट को लेकर के डिस्कस करेंगे। और अगर E1 रिएक्शन का कोई भी बात करना हो तो वहां पर कार्बोकेटायन को लेकर के बात करेंगे। इस तरह से ये E2 रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ये है E2 रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसके रिएक्शन के रेट को बात करें तो पहले तो ये स्लो स्टेप का रिएक्शन होगा। एक हीट का सिंबल तो देना ही पड़ता है, चूंकि एलिमिनेशन रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इतना सारा काम फास्ट वे में तो कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि इस रिएक्शन का रेट दो चीज पर डिपेंड करेगा, एक तो सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा और दूसरा किस पर डिपेंड करेगा? बेस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों ही एक ही साथ एक्टिव है। तो यहां पर हम रिएक्शन काइनेटिक की बात करें, दिस रिएक्शन अकर्स स्लोली। ये रिएक्शन स्लोली होता है, मतलब धीरे धीरे होता है। सो इट मे हैव रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एंड बेस। बेस यानी कि जो OH माइनस वहां आप देख रहे हैं। पावर में जब कुछ नहीं होता है तो हम बोले थे कि 1 होता है, तो यहाँ पर दो फैक्टर है, दोनों पर पावर 1 1 है, तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ये हो जाएगा 2, और इसका जो मॉलिक्यूलरिटी होगा ये भी क्या हो जाएगा? 2। 2 मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गया, पावर 2 है तो ऑर्डर 2 हो गया। तो जब 2 ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी होता है तो इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर। तो यहाँ लिखेंगे कि हेंस दिस रिएक्शन is called bimolecular. This reaction is called bimolecular elimination reaction. Bimolecular elimination reaction and denoted by E2. E2 means 2 means bimolecular, E means elimination. ठीक है, तो ये हो गया क्या? E2 रिएक्शन। ठीक है, E2 रिएक्शन में अब हाँ एक और चीज यहां पर है, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम आ रहा है, तो हम यहां पर E1 वर्सेस E2 थोड़ा करके देखते हैं। ठीक है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन E1 से होकर के जाएगा कि E2 से होकर के जाएगा, किस मैकेनिज्म के थ्रू कोई एलिमिनेशन होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए यहाँ पर
एक कॉन्सेप्ट है E1 और E2 को पता करने के लिए। पहला एक ही है तो पहला का जरूरत है नहीं। स्ट्रॉन्ग बेस जो होंगे वो E2 रिएक्शन को परफॉर्म कराएंगे। जिस तरह से वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन को परफॉर्म कराया था, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल नहीं है, उसके जगह पर यहाँ पर बेस यूज हो रहा है। तो वहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने से SN2 रिएक्शन हुआ था, अगर आपने लेक्चर देखा हो। तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बेस अगर है तो वो E2 रिएक्शन को परफॉर्म करवाएगा, और उसी में अगर आप वीक बेस डाल देते हैं तो वो E1 रिएक्शन को परफॉर्म कराएगा। चलिए इस पॉइंट को हम लोग डिटेल में यहाँ पर लिखते हैं। ये टॉपिक है E1 वर्सेस E2। कैसे प्रेडिक्शन होगा कि कोई रिएक्शन E1 से होगा या फिर E2 से होगा, के लिए हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनाएं कि स्ट्रॉन्ग बेस फेवर E2 रिएक्शन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस फेवर क्या E2 रिएक्शन, एंड वीक बेस एलिमिनेशन तो होगा ही, लेकिन बेस के स्ट्रेंथ पर यह डिपेंड करेगा। वीक बेस फेवर E1 रिएक्शन, वीक बेस क्या करेगा, E1 रिएक्शन फॉलो करेगा। तो E2 रिएक्शन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ट्रांजिशन स्टेट, और E1 रिएक्शन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इंटरमीडिएट, जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। अब इस रिएक्शन को थोड़ा एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम एक लिविंग ग्रुप लगा देते हैं, क्योंकि वो तो चाहिए ही किसी भी तरह के रिएक्शन में। और अब इस केस में हम दो बेस यूज कर लेते हैं। एक में स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे एल्कोहलिक KOH। याद रखिएगा कि इनऑर्गेनिक कोई भी चीज स्ट्रॉन्ग होता है। इनऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग होता है। इनऑर्गेनिक बेस ऑर्गेनिक बेस से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो एक बार हम लिए हैं एल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक इनऑर्गेनिक बेस है। और फिर ले लेते हैं हम C2H5OH एल्कोहल। ठीक है, तो ये एल्कोहल जो है, प्योर एल्कोहल, ये वीक बेस है। यहां पर हम इसको लिखते चलेंगे। देखिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है, वीक बेस, है ना। ये स्ट्रॉन्ग बेस हुआ और ये क्या हो गया, वीक बेस हो गया। तो इसमें अब एक और चीज मेंशन करेंगे। जब स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये क्या करेगा, E2, और जब ये वीक बेस है तो क्या करेगा, E1। यानी ये जाएगा ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू और ये जाएगा कार्बोकेटायन के थ्रू। ये कार्बोकेटायन बनाते हुए जाएगा। जाना सबको एक ही जगह है, बनाना तो सबको एल्कीन ही है, लेकिन इसका रास्ता अलग अलग है। ठीक है, जब ये बेस यूज होगा तो ये कार्बोकेटायन बनाते हुए आराम से जाएगा। और अगर आप एल्कोहलिक KOH यूज करते हैं, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अभी अभी आपने E2 मैकेनिज्म देखा है, तो ये E2 के रास्ते से होते हुए ट्रांजिशन स्टेट बनाते हुए निकलेगा। लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट दोनों का क्या होगा, अल्कीन ही होगा। मतलब कि ये लिविंग ग्रुप है, ये क्या है, लिविंग ग्रुप। ये हो गया अल्फा कार्बन और ये हो गया बीटा कार्बन। बीटा से हाइड्रोजन को हटाइए, अल्फा से लिविंग ग्रुप को हटाइए, और अल्फा बीटा के बीच में क्या बनाइए, पाई बनाइए। मतलब कि प्रोडक्ट दोनों का सेम होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं होगा। हाँ, अगर E1 रिएक्शन कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट अगर कहीं करेगा तो इसके मेजर माइनर प्रोडक्ट आने लगते हैं। ठीक है, और इस तरह से थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ पर इस एग्जाम्पल में दोनों प्रोडक्ट सेम रहेगा, बस इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अलग हो जाएगा। ये जाएगा E2 पाथ से तो ये जाएगा E1 पाथ से। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा
कि हम E1 और E2 का प्रेडिक्शन कैसे करेंगे। बस एक बात याद रखना है, बेस देख लीजिएगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, E2 रिएक्शन को परफॉर्म कराता है, जबकि वीक बेस जो है वो E1 रिएक्शन को परफॉर्म कराएगा। ठीक है, तो ये था E1 और E2 के बीच में एक कंपैरिजन। ठीक है, तो अब जो इसमें E2 रिएक्शन को आपने देखा है, अगले लेक्चर में हम इसमें बात करेंगे कि E2 रिएक्शन का ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांजिशन स्टेट के भी दो टाइप यहाँ पर होंगे। E1 के ट्रांजिशन स्टेट से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन E2 के ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्शन का प्रोडक्ट बदलता है, रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो चेंज कर जाता है। ठीक है, हम इस टॉपिक पर थोड़ा डिटेल में अगले क्लास में बात करेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी तक आपने एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 मैकेनिज्म देखा, E2 मैकेनिज्म देखा, और E1 E2 में से आपको कैसे पता चलेगा कि E1 कौन करेगा और E2 कौन करेगा। इतना पता अगर आपको हो गया है तो फिर इसके बाद अगला टॉपिक जो ट्रांजिशन स्टेट से रिलेटेड है E2 के लिए, हम इसमें ट्रांजिशन स्टेट दोनों की बात करेंगे, E1 का भी करेंगे, E2 का भी करेंगे, लेकिन इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो E2 रिएक्शन का करेगा, क्योंकि E1 का कोई मतलब नहीं है उसके ट्रांजिशन स्टेट से, क्योंकि वो चलता है इंटरमीडिएट से, जबकि E2 रिएक्शन मेनली डिपेंड करता है किस पर, ट्रांजिशन स्टेट पर। और इसके दो तरह के ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो इसका एक टाइप बचेगा E1 CV रिएक्शन, उस पर भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।